4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मार के बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है। हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश न कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहां से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया था कि पानी उसने ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा। पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहां से आया? जब उसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है ना मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया हो। लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल उस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अपके गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तीखे कि वे सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुताक्किल कोई फैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी। बाप मर चुका था। एक भाई उससे छोटा, वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। इससे कब्ल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मर्तबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में यह ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर ही से इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वे दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी न किसी जंजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटघरे के पास खड़े होकर जोर से खखारा, मगर लड़की मुतवज्जे न हुई। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो उसने आवाज दी, अरे भाई जरा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वह यकीनन उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे उसकी ये आवाज ना पसंद होती तो भौंकता, मगर उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज ही नहीं सुनी थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बुलंद आवाज में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नजर उसकी तरफ देखा और शलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूं। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई हूं। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहां बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज्यादा सांवला हो गया। तुम क्या चाहते हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूं? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब और गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी? काहे की मेहरबानी? चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे के बजाय फर्श पर बैठ गई
और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खुतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, अब ये तो बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूं और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पायचा नीचे कर लिया और पिंडलियां खुजलाना बंद कर दिया। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी के मुताकिल सोच रहा था। वो उसका और उन 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो इस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों बरस की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि ये सिलसिला उसको अब खुद करना पड़ेगा। हालांकि उसकी तकनीक से कतई नावाकिफ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में हमायल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी नहीं। लड़की के सांवले गहरे होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनांचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित्त गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। वजह बावजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है। चुनांचे उसने मजीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मुदाफत को अब फजूल समझा है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनांचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उससे कहा, चलो आओ, पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तिपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीजें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफेद सफेद झिल्ली हटाई, फिर फांके अलहदा की। एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरे अपने मुंह में डाल ली और मजा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होठों पर फिर वही अजीबो गरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं? सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूं, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। यह कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कनी की हालत में कराहने लगा। ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था।
क्यों रोती हो? इसे नाहक पूछकर जले पर नमक न छिड़को। जरा ठहरो, जी भर कर रो भी तो लेने दो। ना जाने कितने दिनों के बाद आज मुझे खुलकर रोने का अवसर मिला है। मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए मैं रोती हूं। रहने दो, इसमें बाधा ना डालो, रोने दो। क्या कहा? किसके लिए रोती हूं? उसे सुनकर क्या करोगे? उससे तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। पूछो ही ना तो अच्छा है। मेरी ये पीड़ा ही तो मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाए हुए हूं। इतने पर भी सुनना ही चाहते हो तो लो, कहती हूं, किंतु देखो, जो कहूं वही सुनना और कुछ ना पूछना। वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे। ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था। जैसा उनका कलेवर सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर था उनका हृदय। वे बड़े ही नेक, दयालु और उदार प्रकृति के पुरुष थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते। बूढ़े आशीर्वाद की वर्षा करते। स्त्रियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितू समझती और नौजवान उनके इशारे पर नाचते थे। तात्पर्य ये कि वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका स्नेह था। मैं उन्हीं के गांव की बहू थी। मेरे पति वहीं प्राइमरी पाठशाला में मास्टर थे। घर में बूढ़ी सास थी, मेरे पति थे और मैं थी। महंगी का ज़माना था। 28.5 रुपये में मुश्किल से गुजर होती थी। घर के प्रायः सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मैं वैसे ही ब्याह कर आई थी। मैं थी शहर की लड़की। वहाँ तो नलों से काम चलता था, भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती। मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं में पानी भरना सिखा रही थी। अचानक वे न जाने कहाँ से आ गए, हंस कर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो माँ जी? आपने ऐसी अल्हड़ लड़की ब्याही ही क्यों, जिसे पानी भरना भी नहीं आता? मैंने घूंघट के भीतर से ही जरा सा मुस्कुरा दिया। सास ने कहा, बेटा, इसे कुछ नहीं आता, बस रोटी भर अच्छा बनाती है। न पीसना जाने न कूटना। गोबर से तो इसे जैसे घिन आती है। बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है तो उसके बाद 10 बार हाथ धोती है। हम तो बेटा गरीब आदमी हैं, हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा। मैं रस्सी और घड़ा लेकर पानी भरने गई तो जरूर, पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं। न सास साथ थी और न कोई कुएं पर ही था। मैंने घूंघट खोल लिया और रस्सी को अच्छी तरह घड़े के मुंह पर बांधकर कुएं में डाल दिया। डब डब करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा, उसे खींचने लगी। किसी प्रकार खींचता ही ना था। ज्यों त्यों करके आधी रस्सी खींच पाई थी कि सामने से आते हुए वे दिखाई दिए। कुआं उनके अहाते के ही अंदर था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था। सामने से वे आते हुए दिखे। लाज के मारे ज्यों ही मैंने घूंघट सरकाने के लिए एक हाथ से रस्सी छोड़ी, त्यों ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़े का वजन न संभाल सका। झटके के साथ रस्सी समेत घड़ा कुएं में जा गिरा। मैं भी गिरते गिरते बची। 1 मिनट में ये सब कुछ हो गया। वे बंगले से कुएं के पास आ चुके थे। मैं बड़ी घबराई। घूंघट ऊंघट सरकाना तो भूल गई। झुककर कुएं में देखने लगी। मेरे पास तो रस्सी और घड़ा निकालने का कोई साधन ही ना था। निरुपाय हो कातर दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेरी अवस्था पर शायद उन्हें दया आई। वे पास आकर बोले, आप घबराइए नहीं, मैं अभी घड़ा निकलवाए देता हूँ। फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते हुए बोले, किंतु आपने ये साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्हड़ लड़की हैं। मैं जरा हंसी और अपना घूंघट सरकाने लगी। मुझे घूंघट सरकाते देख वे जरा सा मुस्कुराए। मैं भी जरा हंस पड़ी, पर कुछ बोली नहीं। उनके नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घड़ा निकाल लिया। मैं घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चली। शब्दों में नहीं, किंतु कृतज्ञता भरी आंखों से मैंने उनसे कहा, मैं आपके इस उपकार का बदला इस जीवन में कभी ना चुका सकूंगी। करीब 1.25 घंटा कुएं पर लग गया। अम्मा जी की घुड़कियों का डर तो लगा ही था। जल्दी जल्दी आई। घड़े को घिनौची पर रखा। रस्सी को खूंटी पर टांगने के लिए मैंने ज्यों ही हाथ ऊपर उठाया, देखा कि एक हाथ का सोने का कंगन नहीं है। तुम कहोगी कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन, ये कैसा मेल? ये भी बताती हूँ। ये कंगन मेरी माँ का था। मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि ये कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पुरजाई में दिया जाए। इस प्रकार ये कंगन मुझे मिला था। रस्सी टांगकर मैं फिर कुएं की तरफ भागी। देखा तो वे सामने से आ रहे थे। उन्होंने ये कहकर कि ये तुम्हारे अल्हड़पन की दूसरी निशानी है, कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया। कंगन लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घर आई। घर आकर देखा पतिदेव स्कूल से लौटे थे। अम्मा जी बड़े क्रोध से उनसे कह रही थी,
देखा नहीं बहू के लक्षण? एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लौटी और यहाँ पानी रखकर फिर दीवानी की तरह कुएं की तरफ भागी। मैंने तो पहले ही कहा था शहर की लड़की ना ब्याह हो, पर तुम ना माने। बेटा भला ये हमारे घर के निभने के लक्षण हैं। और सब तो सब, पर जमींदार के लड़के से बात किए बिना इसकी क्या अटकी थी। ये इधर से भागी जा रही थी, वो सामने से आ रहा था। उसने ना जाने इसे क्या दिया और इसने लेकर जेब में रख लिया। मुझे तो ये बातें नहीं सुहाती। फिर तुम्हारी बहू है, तुम जानो, बिगाड़ो चाहे बनाओ। मेरी तरफ उन्होंने गुस्से से देखकर पूछा, क्या है तुम्हारी जेब में, बतलाओ तो। मैंने कंगन निकालकर उसके सामने रख दिया। वे फिर डांट कर बोले, ये उसके पास कैसे पहुंचा? मैंने डरते डरते अपराधिनी की तरह आदि से अंत तक कुएं पर का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। पर अम्मा जी और पतिदेव दोनों ही की झिड़कियां मुझे सहनी पड़ी। साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि अब मैं उससे कभी ना बोलूं। क्या पूछते हो? उसका नाम? रहने दो, मुझसे नाम ना पूछो। उसका नाम जबान पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या है? तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना? हाँ, तो मैं कह रही थी, मुझसे कहा गया कि मैं उससे कभी ना बोलूं। यदि ये लोग फिर मुझे कभी उससे बोलते देख लेंगे तो फिर कुशल नहीं। मैंने दीन भाव से कहा, मुझसे घर के सब काम करवा लो, पर कल से मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। इस पर पतिदेव बिगड़ कर बोले, तुम पानी भरने नहीं जाओगी तो तुम्हें रानी बनाकर नहीं रखा जा सकता। यहाँ तो जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बतलाऊं कि क्या क्या हुआ। ज्यों ज्यों मुझे उनसे बोलने को रोका गया, त्यों त्यों एक बार जी भरकर उनसे बात करने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल होती गई। किंतु मेरी ये साध कभी ना पूरी हुई। वे जाते जाते एक दो बातें बोल दिया करते, जिसके उत्तर में मैं केवल हंस दिया करती थी। लेकिन लोग ये भी न सह सके और तिल का ताड़ बन गया। अब मुझ पर घर में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। हर 2-4 दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ती, परंतु मैं कर ही क्या सकती थी। मैं तो उनसे बोलती भी न थी और उनका बोलना बंद करना मेरी शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जो अनुचित कही जा सके। उन्हें तो शायद विधाता ने ही रोते हुओं को हंसा देने की कला सिखाई थी। वे ऐसी मीठी चुटकी लेते, कभी हंसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से, इतनी नपी तुली कि मैं चाहे कितनी दुखी हूँ, चाहे जितने रंज में हूँ, हंसी आ ही जाती थी। किंतु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का उन्हें पता लग ही गया। उनके दयालु हृदय को इससे गहरी चोट पहुंची। उस दिन अंतिम दिन जब मैं पानी भरने गई, वे कुएं पर आए और मुझसे बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उनके स्वर में पीड़ा थी, शब्दों में माधुर्य और आंखों में ना जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था। मैंने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। आज पहली बार तो इस प्रकार से वे मेरे पास आकर बोले थे। उन्होंने कहा, पहली बात जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो ये कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यदि मुझे पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंद हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वो ये कि आज से तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड़ कर फेंके देता हूँ। तुम खुश रहना, मेरी अल्हड़ रानी। वे मुझे इसी नाम से पुकारा करते थे। यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहाँ लौट कर आऊँगा, नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ। मुझ पर बिजली सी गिरी। मैं कुछ बोल भी ना पाई थी कि वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। अब मेरी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। मेरा किसी काम में जी न लगता। कलेजे में सदा एक आग सी सुलगा करती, परंतु मुझे खुलकर रोने का अधिकार न था। अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं। मैं कुछ भी करूं करने देते हैं, इसलिए तो आज खुलकर रो सकती हूँ और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ। किंतु क्या तुम बता सकोगे कि वे कहाँ हैं? मैं एक बार उन्हें और देखना चाहती हूँ। मेरी ये पीड़ा, मेरा ये उन्माद उन्हीं का दिया हुआ तो है। यदि कोई सहृदय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौंप दूं।